Hello dear students, welcome to the channel. We are solving exercise 10A of class 6 R.S. Agarwal math. Question number 16. The ratio of income to expenditure of a family is 7:6. Find the savings if the income is रुपए 14,000. अगर किसी फैमिली की इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो क्या है 7:6 है, तो उसकी सेविंग फाइंड करनी है अगर इनकम रुपए 14,000 है तो. First, we will write here ratio of income to expenditure of a family equal to 7:6. अगर इनका रेशियो 7:6 है तो हम इनकम को रुपए 7x और एक्सपेंडिचर को रुपए 6x मान सकते हैं. तो लिख लेते हैं इसे. यहां पे इनकम रुपए 14,000 दिया है. दैट मीन्स द इनकम ऑफ द फैमिली इज रुपए 14,000. यहाँ पे द इनकम ऑफ द फैमिली इक्वल टू रुपए 14,000 और हमने क्या माना है कि इनकम क्या है रुपए 7x है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं रुपए 7x इक्वल टू रुपए 14,000. अब रुपए से रुपए कैंसिल कर देंगे. हम इसे लिख सकते हैं 7x इक्वल टू 14,000. अब यहाँ से इजीली हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 7 x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे. 14,000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2,000. अब यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है तो हम एक्सपेंडिचर इजीली फाइंड कर लेंगे. एक्सपेंडिचर क्या है रुपए 6x और एक्सपेंडिचर इक्वल टू रुपए 6x और यहाँ पर x की वैल्यू है 2,000. तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2,000 का. दैट मीन्स वी हैव प्लेस 2,000 इन प्लेस ऑफ x और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2,000 तो वैल्यू आएगी 12,000. ये एक्सपेंडिचर हो गया. अब सेविंग कैसे मिलती है? टोटल इनकम में एक्सपेंडिचर को सेपरेट कर देते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो सेविंग कहलाता है. तो आइए सेविंग फाइंड कर लेते हैं. सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो इनकम की वैल्यू क्या है? इनकम रुपए 14,000 है. रुपए 14,000 माइनस एक्सपेंडिचर क्या है? अभी कैलकुलेट किया हमने. एक्सपेंडिचर है रुपए 12,000. तो रुपए 12,000. अब ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 2,000. तो यहाँ पर सेविंग की वैल्यू रुपए 2,000 है. यही आंसर होगा. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9. इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 11.7 kg, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट. तो यहाँ पर एक एलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर दोनों है और उनका रेशियो क्या है 7:9 है. अब इसमें से कॉपर का वेट दिया है 11.7 kg, तो हमें जिंक का वेट बताना है. तो यहाँ पर रेशियो 7:9. तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जिंक का वेट 7x kg है और कॉपर का वेट 9x kg है. तो लिख लेते हैं पहले जो रेशियो लिखा है उसे लिख लेते हैं. The ratio of zinc and copper in the alloy equal to 7:9. Let the weight of zinc let the weight of zinc and copper in the alloy B. जब रेशियो 7:9 दिया है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उनका वेट क्या है 7x kg एंड कॉपर का रेशियो 9 है तो यहाँ मान लेते हैं 9x kg रिस्पेक्टिवली.
यहाँ पे हमने केजी क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही एक वेट दिया हुआ है केजी में, इसलिए हमने वेट को यहाँ पर केजी में एक्सप्रेस कर लिया है। अब हमने क्या माना है, कॉपर का वेट 9x केजी, और क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉपर, वेट ऑफ कॉपर 11.7 केजी। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर, लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू दिया है 11.7 केजी, और हमने 9x केजी माना हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 9x केजी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ 9x लिखते हैं और यहाँ पर 11.7। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, तो इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 11.7 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो आप रफली डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1.3। देयरफॉर वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक इक्वल टू, हमने जिंक के वेट को क्या माना है, 7x केजी, तो 7 की जगह 7 और x की जगह क्या लिख सकते हैं 1.3, और ये वैल्यू केजी में एक्सप्रेस है तो केजी लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 9.1 केजी। तो हमें जिंक का वेट फाइंड करना था एलॉय में, तो जिंक का वेट आ चुका है 9.1 केजी, यही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अ बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड ए ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो यहाँ पर हमें बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड का रेशियो फाइंड करना है, और हमें मालूम है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम बस की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो स्पीड ऑफ बस क्या होगी, स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 128 किलोमीटर एंड टाइम टेकन क्या है 2 आवर्स। अब 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, और ये किलोमीटर है, और अपान में आवर, तो स्पीड ऑफ बस क्या हो गई 64 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर एंड टाइम टेकन है 3 आवर्स। तो यहां पर 240 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वैल्यू आएगी 80। ये किलोमीटर तो किलोमीटर लिखेंगे, और अपान में आवर्स है तो यहां पे आवर लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर है। अब हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ देयर स्पीड, दैट मीन्स स्पीड ऑफ बस टू स्पीड ऑफ ट्रेन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स क्या होगा, स्पीड ऑफ बस इज टू स्पीड ऑफ बस इज टू स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड ऑफ बस क्या है 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर इज टू स्पीड ऑफ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर।
आवर को हम शॉर्ट में एच लिख सकते हैं। अब यहां से दोनों ही क्वांटिटी की यूनिट क्या है, सेम है, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 64/80। अब 64 और 80 दोनों को इनके एचसीएफ से डिवाइड करना है, तो दोनों ही 16 से डिविजिबल है, तो 16 से डिवाइड कर देते हैं। हमें मालूम है फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर को भी 16 से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी 16 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 64 को 16 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है 4, और अपान के नीचे लिखा 80 डिवाइडेड बाय 16, तो 80 को डिवाइड करते हैं 16 से तो 5 आता है। अब 4/5 को हम रेशियो के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4:5। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड होगा 4:5, यही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। यहां पर 2 पेयर्स दिए हैं रेशियो के और हमें यह बताना है कौन सा रेशियो लार्जर है। तो फर्स्ट में दिया है 3:4 और 9:16, इसमें फाइंड करना है विच रेशियो इज ग्रेटर। तो आइए पहले इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3:4 इसे हम लिख सकते हैं 3/4 या 3/4, और ऐसे ही 9:16 इसे लिख सकते हैं 9/16। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यहां पर हमें 3/4 और 9/16 को कंपेयर कर लेना है। तो चलिए इनको कंपेयर करते हैं। तो पहले एलसीएम फाइंड करते हैं 4 और 16 का, और इनका एलसीएम क्या होगा, 16। द एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 इज 16। अब दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम 16 बनाएंगे और इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो 3/4, अब डिनोमिनेटर को 16 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 16 है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये बन जाएगा 12/16। एंड 9:16 9/16 है। यहां पर ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर क्या है, 16 है, तो 9/16 इक्वल टू 9/16। अब 12/16 और 9/16 में विच इज ग्रेटर। तो क्लियरली अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं, 12/16 9/16 लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो ग्रेटर होगा, लार्जर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं क्लियरली 12/16 is greater than 9/16. This implies 12/16 means 3/4। 12/16 किसका इक्विवेलेंट है, 3/4 का, तो यहां लिख लेते हैं 3/4 is greater than 9/16। तो 3/4 9/16 में 3/4 ग्रेटर है, तो रेशियो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 3:4 इज लार्जर देन 9:16। आइए देखते हैं सेकेंड पेयर ऑफ रेशियो। सेकेंड में रेशियो दिया है 5:12 और 7:13। तो यहां पर हम 5:12 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, 5/12, और ऐसे ही 17:30 को लिख सकते हैं 17/30। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया है जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, यहां पर 12 है और यहां पर 30 है। तो इन फ्रैक्शंस को ही कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, और 12 और 30 का एलसीएम होता है 60। अब हम दोनों ही फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि उनका डिनोमिनेटर 60 हो। तो फ्रैक्शन दिया है 5/12। अब डिनोमिनेटर को 60 बनाना है तो इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये डिनोमिनेटर 60 बनेगा। तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है।
तो अगर डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा 25, तो 5/12 को हम 25/60 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 हो गया है। ऐसे ही हम बात करते हैं 17/30 की। यहाँ भी डिनोमिनेटर हमें 60 करना है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 34 और डिनोमिनेटर में 32 जा 60। अब 25/60 34/60 दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। क्लियरली 34/60 इज ग्रेटर देन 25/60 और 34/60 किसका इक्विवेलेंट है? 17/30 का। और 25/60 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 5/12 का। दैट मीन्स 17/30 इज ग्रेटर देन 5/12। हेंस रेशियो टर्म की बात कर तो 17/30 मीन्स 17:30 इज ग्रेटर देन 5/12 मीन्स रेशियो में क्या होगा? 5:12। तो गिवन रेशियो में हमने फाइंड कर लिया है कि विच इज लार्जर, लार्जर कौन सा है होगा, तो 17:30 इज लार्जर देन 5:12। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर पेयर ऑफ रेशियोज क्या है? 3:7 और दूसरा पेयर है 4:9। इसमें हमें कंपेयर करना है विच इज लार्जर। तो पहले इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं 3:7 इक्वल टू 3/7 और ऐसे ही 4:9 को हम लिख सकते हैं 4:9 कैन बी रिटन एज 4/9। Now we compare these two fractions 3/7 and 4/9. So LCM of the denominators 7 and 9 is 63. So we make the fraction equivalent whose denominator is 63. In 3/7, when we multiply the denominator 7 by 9, we get the denominator 63. Here also we have to multiply this 3/9 and we get here 27. Here we can write the LCM of 7 and 9 is 63. That's why we did this. Now 4/9 multiply both numerator and denominator by 7. So 4 7 जा 28 and 9 7 जा 63. In this way we have make both the fraction equivalent like fractions. अब दोनों ही फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो 28/63 27/63 में 28 ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्लियरली 28/63 इज ग्रेटर देन 27/63 और 28/63 किसका इक्विवेलेंट है? 4/9 का। 27/63 किसका इक्विवेलेंट है? 3/7 का। हेंस 4/9 तो रेशियो फॉर्म में क्या है? 4:9 इज ग्रेटर देन 3/7। 3/7 को हम क्या लिखते हैं? 3:7। तो हमने इजीली कंपेयर कर लिया है दोनों ही रेशियो में। 4:9 इज ग्रेटर देन 3:7। पेयर ऑफ रेशियो दिया है 1:2 और 13:27। तो 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2। सिमिलरली 13:27 कैन बी रिटन एज 13/27। अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं इन्हें कंपेयर करने के। फ्रैक्शन को हम या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। लेट अस कंपेयर 1/2 एंड 13/27 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1/2 एंड द अदर फ्रैक्शन इज 13/27। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस 1 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में
दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 27 27 आ गया, और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 26 आ गया। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बड़ी है। हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस 27 इज ग्रेटर देन 26, तो लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन देयरफॉर 1/2 इज ग्रेटर देन, राइट साइड में क्या लिखा है 13/27। हेंस 1/2 that means 1:2 is greater than 13:27। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके भी टू फ्रैक्शंस का कंपेरिजन हम कर सकते हैं। आइए सेम रेशियो को हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाते हुए कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2, और 13:27 को लिख सकते हैं 13/27। 13/27। अब ये फ्रैक्शंस है जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर का 2 और 27 का एलसीएम 54 होता है। अब दोनों ही फ्रैक्शंस का ऐसा इक्विवेलेंट बनाते हैं जिसका डिनोमिनेटर 54 हो। तो 1/2 इसका डिनोमिनेटर में 54 बनाना है तो 2 में 27 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर में भी हम 2 से 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 27/54। और बात करें 13/27, तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर को 54 बनाना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 26/54। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गया 27/54, 26/54। तो विच इज ग्रेटर? 27 यहाँ हम लिख सकते हैं क्लियरली 27/54 इज ग्रेटर देन 26/54। यहाँ पर 27/54 किसका इक्विवेलेंट है 1/2 का, फिर ग्रेटर का साइन, और 26/54 किसका इक्विवेलेंट है 13/27 का। तो रेशियो फॉर्म में हम लिख लेंगे इन्हें। हेंस 1/2 मीन्स 1:2 इज लार्जर देन 13/27 हमने किसकी जगह लिखा है 13:27 की जगह। तो हमने फाइंड कर लिया है 1:2 इज लार्जर देन 13:27। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द प्लेस होल्डर्स। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हैं 24/40। तो 40 जो है 5 कैसे बना होगा, 40 को हमने डिवाइड बाई 8 किया होगा, तो जब 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ भी हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8 3 जा 24 होता है, तो यहाँ फिल करेंगे 3। अब ये 3 से 12 बन गया, दैट मीन्स 3 इंटू 4 किया होगा, 3 4 जा 12। या फिर ये पहला फ्रैक्शन ले लीजिए 24 12 हो गया, दैट मीन्स 24 को 2 से डिवाइड किया हमने तो 12 आ गया। तो 40 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 20। तो 24/40 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 12/20 होगा। ऐसे यहाँ 36 4 बन गया, तो 36 को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तभी तो ये स्मॉलर वैल्यू आएगी। तो 9 से डिवाइड किया तो 4 आया होगा। तो 63 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 63 को 9 से डिवाइड करने पे 7 आता है। इक्विवेलेंट में हम फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड करने से आया तो इसे भी डिवाइड करेंगे। अब देखिए, या तो इसी फ्रैक्शन को ले लीजिए 7 से 21 बन गया, दैट मीन्स 7 3 जा 21, तो 4 3 जा 12। यहाँ 7 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आए, तो 4 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 फिल होगा। अब 5/7 इक्वल टू, तो यहाँ डिनोमिनेटर 28 हो गया, दैट मीन्स 7 में किसका मल्टीप्लाई किया होगा, 7 4 जा 28 होता है, तो 5 4 जा 25 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। ऐसे ही 5 7 जा 35, 5 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 35 आया होगा, तो 7 में भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा।
इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ एक्सरसाइज 10A कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10B सॉल्व करेंगे।